गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग देख रहे थे प्लांट इवोल्यूशंस के बारे में और कुछ रेप्टाइल्स के इवोल्यूशंस को भी हमने देखा था। उसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग नोट करते हैं और नोट करने के साथ ही साथ हम लोग ब्रीफ अकाउंट ऑफ द इवोल्यूशंस को भी देखेंगे कि उसके अलावा और क्या क्या चीजें हुई थी हमारे एटमॉस्फेयर्स के अंदर, हमारे एनवायरमेंट्स के अंदर। ठीक है, जैसे एम्फीबियंस का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, फिश का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, रेप्टाइल्स और प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आपको एक छोटी सी मैं पहले कहानी बताता हूँ, कहानी के बाद ही हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारा कल का जो आपने डायग्राम देखा था उस डायग्राम के बाद का हेडिंग है ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। बेटा जो आपको कल डायग्राम बनाया गया था वो भी ब्रीफ अकाउंट ऑफ द इवोल्यूशन के अंदर ही वाले पैराग्राफ के अंदर ही दिया गया है। उसके साथ ही साथ इसमें कुछ कहानी भी मेंशन की गई है। उस कहानी को हम लोग सबसे पहले समझते हैं और उसके बाद पॉइंट्स को नोट करते हैं। ठीक है, देखिए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द इवोल्यूशंस यानी कि इवोल्यूशंस की जो कहानी हमने अभी स्टार्टिंग से पढ़ रखी है उसी के बारे में ब्रीफ में हमको थोड़ा सा डिस्कस किया गया है इस पैराग्राफ्स के अंदर। तो आपको स्टार्टिंग से पता होगा यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ था, उसके बाद सन का फॉर्मेशन कब हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, हमारे अर्थ पे जो सबसे फर्स्ट लाइफ थी उसके साइन कब दिखाई दिए, फर्स्ट लाइफ के बाद में जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स बने थे हमारे अर्थ पे वो कौन से टाइम पीरियड पे बने हुए थे। ठीक है, ये सब पॉइंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल्स के बाद हमने देखे थे कि कुछ प्रोबायोट्स का फॉर्मेशन हुआ था, जैसे क्वेसर वेट्स एंड माइक्रोस्फीयर बन गए थे। उनके बाद धीरे धीरे हमारे अर्थ पे फर्स्ट प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ होगा। फर्स्ट प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म के बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन अभी भी चलता चला गया। उसके बाद प्रोकैरियोट्स के बाद फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या सेल का डेवलपमेंट हुआ। फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो आगे इवॉल्व हुए और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में डेवलप हुए। उनके बाद धीरे धीरे जैसा कि हमको एनिमल किंगडम में पता है, फिर उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। इनवर्टिब्रेट्स में आपने कम से कम 10 फाइलम्स को एनिमल किंगडम्स के अंदर पढ़ रखा होगा। तो इनवर्टिब्रेट्स बन गए। इनवर्टिब्रेट्स के बाद धीरे धीरे और इवोल्यूशन चलता गया, उसमें और कॉम्प्लेक्सिटी आती चली गई। ठीक है, फिर धीरे धीरे चल करके इनवर्टिब्रेट्स से वर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन हुआ होगा और धीरे धीरे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड एंड मैमल्स का ओरिजिन हो गया होगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी को यहाँ पे ब्रीफ फॉर्म में आपके पैराग्राफ्स के अंदर मेंशन किया गया है। उसमें कुछ डेटा भी मेंशन किए गए, उन डेटा को भी ध्यान से आपको पढ़ने हैं। तो कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। ब्रीफ अकाउंट्स के अंदर क्या क्या है, देखिए स्टार्टिंग में बताया गया कि अप्रोक्सीमेटली 2000 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, आपके बुक में जैसा कि मेंशन किया गया है 2000 मिलियन ईयर एगो। इस 2000 मिलियन ईयर एगो को हम लोग 2 बिलियन ईयर एगो भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, 2 बिलियन ईयर एगो भी इसको नोट किया जा सकता है। और इस टाइम पीरियड में बताया गया कि जो फर्स्ट लाइफ थी हमारे अर्थ पे वो बनी हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने देखा कि जब फर्स्ट लाइफ बन गई तो फर्स्ट लाइफ कौन से फॉर्म में रहा होगा ये आपको समझना है। तो ये जो 2 बिलियन ईयर एगो का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पे जो फर्स्ट सेल्स हमारे अर्थ पे बना हुआ, ये फर्स्ट सेल्स एक्चुअल में ये फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स रहे होंगे। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। ओके बेटा, तो 2 बिलियन ईयर एगो में फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन हो गया होगा। इसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन चलता गया। आपके बुक में बताया गया है कि कुछ और भी इसमें सेल्स बने होंगे। कुछ ऐसे सेल्स का फॉर्मेशन हुआ जो कि ऑक्सीजन को इवॉल्व करना शुरू कर दिए। उनके प्रोसेस के दौरान, उनके फोटोसिंथेसिस के दौरान बहुत से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर रेड्यूसिंग था वो ऑक्सीडाइजिंग हो गया। ओके, तो कहने का मतलब है फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल से अब क्या बन गया होगा, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन हो गया होगा। ठीक है, अब यही यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं आगे चल करके इवॉल्व हो करके
ये फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे। फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को डेवलप किए होंगे। ओके, फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बाद फिर आगे चल करके धीरे धीरे प्रोसेस चलता गया और फर्स्ट इनवर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन हो गया होगा। ओके बेटा, ऐसी कहानी आपके बुक में मेंशन की गई है। अब इसके ऊपर की कहानी आपको पता है, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर एगो हुआ था। उसके बाद ओरिजिन ऑफ द सन हमको पता है 4.6 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, ये सब डेटा आपके माइंड में होना चाहिए। यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ था? 20 बिलियन ईयर एगो। नेक्स्ट, सन का ओरिजिन कब हुआ था? 4.6 बिलियन ईयर एगो। नेक्स्ट, अर्थ का ओरिजिन कब हुआ था? 4.5 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या बना होगा? 4 बिलियन ईयर एगो में फर्स्ट साइन ऑफ द लाइफ हमको देखने को मिला। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ हमको कब देखने को मिला? 4 बिलियन ईयर एगो में। 4 बिलियन ईयर एगो के बाद फिर हमको क्या मिला होगा? फर्स्ट माइक्रो मॉलिक्यूल्स बने होंगे। फर्स्ट माइक्रो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ होगा और ये कब हुआ? 3 बिलियन ईयर एगो। अब देखिए, यहाँ तक का डेटा तो हम लोग को पता ही है, हमने माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी बना लिए थे। अब 3 बिलियन ईयर एगो तक का डेटा हम लोग को मालूम है, पहले से इसको हमने पढ़ रखा है। अब यहाँ पे आ जाइए 2 बिलियन ईयर एगो। देखिए, जब यहाँ पे माइक्रो मॉलिक्यूल्स बन गए, प्रोटोबायंट्स का फॉर्मेशन हो गया, माइक्रोस्फीयर एंड कोएसरवेट्स का डेवलपमेंट हो गया, तो उसके बाद धीरे धीरे लाइफ का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया और फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स बन गए होंगे 2 बिलियन ईयर एगो में। फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल्स का डेवलपमेंट हो गया एंड फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो गया। इसके बाद जाकर के इनवर्टिब्रेट्स का डेवलपमेंट हुआ होगा। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन हो गया होगा। इनवर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन हो गया होगा बेटा। अब इसके बाद आपके बुक में और भी कुछ डेटा बताए गए हैं, जैसे 350 मिलियन ईयर एगो। 350 मिलियन ईयर एगो बताया गया कि कुछ फिश ऐसे थे जो कि जॉलेस फिश थे, उनका डेवलपमेंट देखने को मिला है। और ये जो जॉलेस फिश थे, देखिए अब यहाँ से कहानी आपका बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है बेटा। यहाँ से बताया गया कि कुछ ऐसे फिशेस थे, यानी कि पानी के अंदर देखिए डेवलपमेंट शुरू हो गया है, इनवर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन हो गया, धीरे धीरे डेवलपमेंट चल रहा है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे फिश का डेवलपमेंट हो गया जो कि जॉलेस फिश थे, जिनके पास जबड़े यानी कि जॉ ऑब्सेंट था, जिसको हम एग्नैथा के नाम से जानते हैं। जॉलेस का मतलब क्या हो गया? एग्नैथा। एग्नैथा का मतलब होता है बेटा जॉलेस फिश। तो जॉलेस फिशेस का डेवलपमेंट हो गया। जॉलेस फिशेस के बाद देखिए इसमें जॉलेस फिश का डेवलपमेंट होने के बाद कुछ ऐसे भी फिश का डेवलपमेंट हुआ जिसमें बोनी स्केलेटन के साथ ही साथ बहुत ही ठीक, या हम बोल सकते हैं कि उसमें फिश का भी डेवलपमेंट आगे देखने को मिला। कुछ तो जॉलेस फिश थे, इनके अलावा कुछ ऐसे भी फिश थे जो कि बोनी स्केलेटन वाले थे और उनमें फिश का भी डेवलपमेंट ओरिजिनेट होना शुरू हो गया था। धीरे धीरे इवोल्यूशन चलता गया और ऐसा बताया जाता है कि ये जो फिश थे इनको कोयलाकैंथ के नाम से जाना गया। ठीक है, उनको कोयलाकैंथ के नाम से जाना गया। देखिए, इसको कोयलाकैंथ भी पढ़ सकते हो आप लोग, या इसको सीलोकैंथ के नाम से भी पढ़ सकते हो। मैं इसको नोट डाउन कर देता हूं। ये सब नाम बेटा आपके बुक में मेंशन है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, कोयलाकैंथ नाम के ऐसे फिश का डेवलपमेंट हो गया। इनके पास फिश थे, लोब फिश इसको बोला गया बेटा। इसको हम क्या बोल सकते हैं? लोब फिश। लोब फिश के फॉर्म में कोयलाकैंथ का डेवलपमेंट हो गया। इसको काफी लंबे समय तक एक्सटिंक्ट माना जाता था।
काफी लंबे समय तक इसको एक्सटिंक्ट माना जाता था, लेकिन इन 1938 में साउथ अफ्रीका के फिशरमैन यानी कि मछुआरों ने इस कोयला कैंप को साउथ अफ्रीकन कोस्ट से इसको पकड़ा, ठीक है। और उसके बाद से पता चला कि इसके अभी भी लिविंग फॉर्म से प्रेजेंट है। आई बात समझ में? तो कोयला कैंप को 1938 में साउथ अफ्रीकन फिशरमैन ने पकड़ा था। उसके बाद इसके और भी बहुत से फिश को पकड़े गए थे। आगे बताया गया कि इसका जो पूरा का पूरा इवोल्यूशन चला, यानी कि फिश से कैसे एम्फीबियंस बने हुए होंगे, उसमें ये बातें मेंशन की गई हैं कि जो फिश थे ये धीरे धीरे क्या हुआ कि समय के साथ ही साथ ये धीरे धीरे लैंड के सरफेस में भी पानी से बाहर निकल करके आकर के रुकना शुरू कर दिए, ठीक है। और काफी लंबे समय तक धीरे धीरे जब ये वाटर से बाहर आते थे, लैंड पे बैठते थे, वहां पे एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करते थे, फिर से वापस वाटर में चले जाते थे। और ये प्रोसेस कई वर्षों तक, कई हजारों वर्षों तक ये प्रोसेस चलता चला गया। धीरे धीरे ये जो फिश थे जो कि वाटर से लैंड पे आते थे, अब इन फिश के जो फिन थे अब ये लिम्स में इवॉल्व होना शुरू कर दिए, ठीक है। तो फिन्स का इवोल्यूशन किसमें होना शुरू हो गया? लिम्स के फॉर्म में इवॉल्व होना ये शुरू हो गया। और धीरे धीरे ये जब लैंड के सरफेस पे आते थे, वहां पे आकर के कुछ टाइम तक बैठना शुरू कर दिए, एटमॉस्फेयर को समझते थे, ऑब्जर्व करते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे अब देखो फिश जब वाटर से निकल करके लैंड पे आना शुरू कर दिए और लंबे समय तक लैंड पे रहना भी शुरू कर दिए, तो अब इसका मतलब क्या हमको समझ में आता है कि अब यहाँ से एम्फीबियंस का ओरिजिन होना शुरू हो गया होगा, ठीक है। तो यहीं से एम्फीबियंस का ओरिजिन भी हो जाता है। और अब जो एम्फीबियंस बन गए हैं, आपको पता है कि एम्फीबियंस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन होता है। उसका रीजन यही होता है कि जितने भी एम्फीबियंस है उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? वाटर वाले ऑर्गेनिज्म से हुआ है, ठीक है। तो उनको जब भी रिप्रोडक्शन करना होता है तो अपने गैमेट्स को वाटर के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं और वहीं पे उनका मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करके फर्टिलाइज होकर के जाइगोट के फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसका रीजन ये था कि उस टाइम पे जब एम्फीबियंस का फॉर्मेशन हुआ होगा हमारे अर्थ के सरफेस पे, तो उस टाइम पे भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा होगा, ठीक है। टेम्परेचर बहुत अधिक होने की वजह से क्या था कि एम्फीबियंस अगर अपने एग को अर्थ के सरफेस पे ले भी करते होंगे तो उनके एग के सरफेस पे ऐसा कोई भी कैल्शियम का थिक लेयर नहीं था जिससे कि वो उस टाइप के एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर पाते, ठीक है। तो उनका एग जो था वो बहुत जल्दी ही डिस्पर्स हो जाता था या नष्ट हो जाता था, खराब हो जाता था, ठीक है। तो उनको उसका कोई भी एडवांटेज नहीं मिल पाता था, ऐसा कहानी के अंदर हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से एम्फीबियंस को बार बार जब इनको फर्टिलाइजेशन करना होता था तो इनको वाटर के अंदर ही जाना पड़ता था। तो आपको पता होगा फ्रॉग के अंदर हम लोग देखते हैं फ्रॉग के अंदर कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है वाटर के अंदर। फिर धीरे धीरे अब ये जो एम्फीबियंस थे, अब इन एम्फीबियंस के अंदर और मॉडिफिकेशंस आना शुरू हो गया और ये जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर था उसको अब ये क्या करें, एडॉप्ट करना शुरू कर दिए थे, यानी कि उनको टॉलरेट करने की इसमें कैपेबिलिटी डेवलप होना शुरू हो गई थी। और इन एम्फीबियंस के बॉडी के सरफेस पे थिक लेयर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया था। जैसे जैसे बॉडी के सरफेस पे थिक लेयर बनता चला गया, ये और समय तक लैंड पे रहना शुरू कर दिए क्योंकि अब इनको हीट से सहन करने की एक एडवांटेज मिलना शुरू हो गया था। उसके साथ ही साथ इनके बॉडी के अंदर जो एग डेवलप होते थे उन एग के ऊपर भी मोटा कैल्शियम के थिक सेल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया था। अब जब थिक सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया है तो कहने का मतलब है अब ये अपने एग को अगर अर्थ के सरफेस पे ले करते हैं तो टेम्परेचर की वजह से खराब नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर कैल्शियम का एक मोटा सा कवरिंग बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है अब एम्फीबियंस धीरे धीरे इवॉल्व होते होते रेप्टाइल्स में चेंज हो गए, ठीक है। तो रेप्टाइल्स में चेंज हो गए, रेप्टाइल्स में चेंज होने के बाद बताया गया है कि रेप्टाइल्स का जो टाइम पीरियड था वो 200 वर्षों तक ये हमारे अर्थ पे 200 वर्ष क्या बोलोगे आप उसको 200 मिलियन ईयर एगो बोल सकते हो, 200 मिलियन ईयर एगो। इतने टाइम पीरियड तक ये जो रेप्टाइल्स थे हमारे अर्थ के ऊपर डोमिनेंट थे। 200 मिलियन ईयर एगो तक हमारे अर्थ पे रेप्टाइल्स का राज था, हम ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। तो रेप्टाइल्स का ओरिजिन कब हुआ ये हमारे बुक के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन रेप्टाइल्स में जो सबसे बड़ा रेप्टाइल्स था जिसका नाम है डायनासोर, उसके बारे में बताया गया कि डायनासोर जो है 65 मिलियन ईयर एगो के टाइम पे डिसअपीयर हो गया था।
डायनासोर के बारे में बेटा ये बताया गया है कि डायनासोर जो है 65 मिलियन ईयर एगो में डिसअपीयर हो गया था। ठीक है, डायनासोर डिसअपीयर सडनली। डायनासोर 65 मिलियन ईयर एगो में डिसअपीयर हो गया था और बोला गया कि ये जो रेप्टाइल्स का जो टाइम पीरियड है वो 200 मिलियन ईयर तक ये हमारे अर्थ पे राज किए थे। तो इसका मतलब हम अगर देखें 200 मिलियन ईयर एगो का अगर हम टाइम पीरियड इसमें ऐड कर दें तो हमको समझ में आता है कि अप्रोक्सीमेटली 265 मिलियन ईयर एगो में ये ओरिजिनेट हुए होंगे। ठीक है, तो रेप्टाइल्स का टाइम पीरियड कब से स्टार्ट हो जाता है? 265 मिलियन ईयर एगो से स्टार्ट हो जाता है और 200 साल तक यानी 200 मिलियन ईयर तक उन्होंने राज किया हमारे अर्थ पे और उसके बाद 65 मिलियन ईयर आते आते जो बड़े रेप्टाइल्स थे वो धीरे धीरे डिसअपीयर होना शुरू हो गए। ठीक है बेटा, तो अब देखिए क्या बताया गया। 65 मिलियन ईयर में जब ये डायनासोर के बारे में बताया गया तो बताया गया कि रेप्टाइल्स जो थे वो धीरे धीरे साइज में अपने साइज में इतने ज्यादा बड़े हो गए थे, इतना ज्यादा विशालकाय हो गए थे उनका बॉडी कि उसमें जो डायनासोर बना था उसमें से एक डायनासोर के बारे में आपके बुक के अंदर मेंशन है जिसका नाम है टी रेक्स। ठीक है, एक डायनासोर है जिसका नाम क्या है? टी रेक्स बोलते हैं या इसको टायरानोसॉरस रेक्स के नाम से भी जाना जाता है। और बताया जाता है कि इसका जो हाइट था वो अप्रोक्सीमेटली 20 फीट 20 फीट हाइट के ये डायनासोर हुआ करते थे टी-रेक्स और ये अर्थ पे बहुत ज्यादा तबाही मचा करके रखे थे। बहुत खतरनाक ये डायनासोर थे, पूरे अर्थ पे इनका राज चलता था एक टाइम पे। ठीक है, इन्हीं डायनासोर में से यानी इन्हीं डायनासोर में से कुछ डायनासोर जो है 200 मिलियन ईयर एगो में लैंड से वापस वाटर के अंदर चले गए। ठीक है, यानी कि 200 मिलियन ईयर एगो के टाइम पीरियड में ही कुछ ऐसे भी डायनासोर थे, कुछ ऐसे भी लैंड रेप्टाइल्स थे जो कि लैंड के सरफेस को छोड़ करके वाटर के अंदर इंटर कर गए और जो वाटर में चले गए उनका नाम आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। उनको हम इक्थियोसॉरस के नाम से भी जानते हैं, इक्थियोसॉरस भी बोला जाता है। ठीक है, ये ऐसे रेप्टाइल्स थे जो कि वापस 200 मिलियन ईयर एगो में पानी के अंदर चले गए थे। देखिए, इक्थियोसॉरस का मतलब होता है, इक्थियो मीन्स होता है फिश, इक्थियो मीन्स होता है फिश, सॉरस का मतलब होता है रेप्टाइल्स होता है, रेप्टाइल्स होता है मतलब ये रेप्टाइल्स, ये जो रेप्टाइल्स है ये फिश के जैसे थे, फिश लाइक रेप्टाइल्स थे। ठीक है, और अल्टीमेटली ये वापस कहाँ पे चले गए? पानी में चले गए। तो ऐसा माना जाता है कि जितना हमारे अर्थ के सरफेस पे टी-रेक्स ने तबाही मचाया था उतना ही पानी के अंदर इक्थियोसॉरस ने तबाही मचा करके रखा था। ठीक है, मतलब ये जितने भी छोटे जानवर या ऑर्गेनिज्म होते थे उन सबको कंज्यूम कर लेते थे, उनको खा डालते थे। ठीक है, इतने खतरनाक होते थे। टी-रेक्स के बारे में बताया गया है कि इसका जो दांत था वो काफी फियरसम डैगर लाइक था। ठीक है, डैगर का मतलब होता है आरी के जैसा, जैसे लकड़ी काटने वाली जो आरी होती है ना, बिल्कुल वैसे इसके तीखे तीखे टीथ थे, तो डैगर लाइक इसके टीथ थे। फियरसम डैगर लाइक, ये सब डैगर लाइक के ट्रेन थे टी-रेक्स के अंदर, इतने खतरनाक ये थे। इसके बाद जब 65 मिलियन ईयर एगो में डायनासोर डिसअपीयर हुए तो इसके पीछे जो कुछ लॉजिक बताए जाते हैं कि उस समय जो टेरिडोफाइट्स हुआ करते थे, जायंट टेरिडोफाइट्स हुआ करते थे, वो धीरे धीरे टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म में चेंज होने को शुरू हो गए थे। ठीक है, यानी कि उनका भी इवोल्यूशन चल रहा था, जैसे जैसे एनिमल्स का इवोल्यूशन हो रहा था उसी साथ ही साथ हमारे प्लांट्स का भी इवोल्यूशन हमारे अर्थ पे हो रहा था। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता चला गया, टेरिडोफाइटा भी जिम्नोस्पर्म के फॉर्म में चेंज होते चले गए और ऐसा माना जाता है कि कुछ जिम्नोस्पर्म
ऐसे भी थे जिनके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बनना शुरू हो गए थे, और जो हर्बीवरस डायनासोर थे वो जब उन प्लांट्स को कंज्यूम करते थे तो उन प्लांट्स के अंदर के जो टॉक्सिक सब्सटेंस थे उन डायनासोर के अंदर इंटर कर जाते थे। तो हर्बीवरस डायनासोर जो है उन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स को खाने की वजह से मर गए होंगे, ठीक है। और हर्बीवरस डायनासोर के ऊपर डिपेंडेंट जो कॉर्निवरस डायनासोर थे, ये कॉर्निवरस डायनासोर उन हर्बीवरस डायनासोर को खाने की वजह से मर गए थे, ठीक है। तो कुछ लोग अपना ये थ्योरी बताते हैं कि ऐसे भी हुआ होगा जिसकी वजह से डायनासोर डिसअपियर हो गए होंगे। कुछ साइंटिस्ट ये भी बोलते हैं कि कोई मेटेराइट्स आकर के हमारे अर्थ से टकराया होगा और बहुत अधिक अमाउंट में हीट जनरेट हुआ होगा, जिस हीट को ये डायनासोर बर्दाश्त नहीं कर पाए, टॉलरेट नहीं कर पाए, और अल्टीमेटली ये एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि डायनासोर जो है इवॉल्व होते होते ये बर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। तो अलग अलग लोगों का अपना अपना मानना है, बट इसका कोई भी एग्जैक्ट अभी भी हमारे पास साइंटिफिक रीजन हमारे पास अभी भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जो आपके बुक में लिखा है उतना ही पता है, ओके। तो इसके अलग अलग रीजन थे इसके खत्म होने के। अब आगे बताया गया कि ये डायनासोर अगर डायनासोर से बर्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा, ठीक है। कुछ लोगों का मानना था अगर डायनासोर या जो रेप्टाइल्स थे बर्ड के फॉर्म में चेंज हो गए होंगे तो कैसे चेंज हो गए होंगे। तो ऐसा माना जाता कि उस टाइम पीरियड में जब डायनासोर को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, यानी कि एक ऐसा समय आया मेटेराइट्स वगैरह के टकराने से जिससे वजह से पूरे के पूरे फूड मटेरियल जो हमारे अर्थ के सरफेस पे थे सब के सब खत्म हो गए। अब ये डायनासोर जो है इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, तो उस टाइम पे जो इंसेक्ट्स वगैरह हवा में उड़ते थे उन इंसेक्ट्स को उड़ने के लिए ये डायनासोर जो थे ये अपने आगे के यानी कि इनका जो 4 लिम्स हुआ करता था उनको हवा में उठाने का प्रयास करना शुरू कर दिया, ट्राई करना शुरू कर दिया, ठीक है। जब उसको हवा में ये उठाते थे तो धीरे धीरे इसमें एक एडॉप्टेबिलिटी जनरेट होना शुरू हो गया, जिससे कि ये आगे चल करके लंबे समय के बाद ये बर्ड के फॉर्म में चेंज हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसका एक बर्निंग एग्जाम्पल समझना है तो आप आज के टाइम के जो कॉक होते हैं, मुर्गा जिसको आप लोग बोलते हो, उसको ध्यान से देखोगे तो वो कहीं न कहीं आपके